नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा मुद्दा है आरक्षण। तो छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण में कटौती को लेकर लगातार घमासान जारी है। भाजपा आदिवासियों का 32% आरक्षण फिर से बहाली की मांग को लेकर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है। वहीं इस संग्राम के बीच सरकार ने 1 और 2 दिसंबर को आरक्षण के मुद्दे पर विधानसभा का विशेष सत्र बुला लिया है। वह विपक्ष 2 दिन के बजाय 10 दिनों का शीतकालीन सत्र बुलाने की मांग कर रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत को पत्र लिखकर विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया था। विधानसभा अध्यक्ष ने 1 और 2 दिसंबर को सत्र बुलाने का प्रस्ताव राजभवन भेजा, जिसे राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मंजूर कर लिया है। बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद आरक्षण को लेकर सामने आए हालात को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से इसी विशेष सत्र के दौरान नया विधेयक भी पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदिवासी समाज को भरोसा दिलाते हुए कहा है कि उन्हें 32% आरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में तत्कालीन रमन सरकार ने 2012 में आरक्षण के अनुपात में परिवर्तन करते हुए अनुसूचित जनजाति वर्ग का आरक्षण 20 से बढ़ाकर 32% कर दिया था। वहीं अनुसूचित जाति का आरक्षण 16 से घटाकर 12% किया गया था। सरकार के इस फैसले को गुरु घासीदास साहित्य एवं संस्कृति अकादमी ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 9 सितंबर 2022 को इस पर फैसला सुनाते हुए राज्य के आरक्षण अधिनियम की धारा को रद्द कर दिया, जिसमें आरक्षण का अनुपात बताया गया है। हाईकोर्ट के निर्णय की वजह से आरक्षण की व्यवस्था संकट में आ गई। भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दी गई और कई परीक्षा के परिणाम रोक दिया गया। सरकार के प्रवक्ता और संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार संविधान में प्रदत्त अधिकारों के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग का आरक्षण कम नहीं होने देगा। इसी के लिए विशेष सत्र आहूत किया गया है। संविधान में प्रदत्त अधिकारों के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के आरक्षण को कम नहीं होने देंगे। तो उसी के कारण 2 तारीख को शासकीय रूप से, चाहे वो प्रस्ताव के रूप में आए चाहे विधेयक के रूप में आए, उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ये प्रस्ताव पारित किया जाएगा। इसी के लिए विशेष सत्र आहूत करने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने को लेकर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र का हम समर्थन करते हैं, लेकिन हमारी मांग है कि शीतकालीन सत्र 10 दिन का हो, ताकि व्यापक रूप से सभी मुद्दों पर चर्चा हो सके। साथ ही आदिवासी भाइयों के आरक्षण के मुद्दे पर सरकार का तत्काल अध्यादेश लाए, ताकि आदिवासी वर्ग को 32% आरक्षण का लाभ मिल सके। कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 10 दिनों का बुलाया जाए, जिसमें व्यापक रूप से सारे विषयों पर चर्चा हो। हमारी मांग है कि आदिवासी भाइयों के आरक्षण के मुद्दे पर यह सरकार तत्काल अध्यादेश लाए, ताकि हमारे आदिवासी भाइयों को 32% आरक्षण का लाभ मिल सके। बहरहाल आरक्षण के मुद्दे को लेकर एक तरफ जहां बीजेपी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है, वहीं दूसरी तरफ सर्व आदिवासी समाज भी विभिन्न मंचों पर नाराजगी जता रहे हैं। भानु प्रतापपुर उपचुनाव को देखते हुए सियासी गर्मियां उफान पर है। ऐसे में अब देखना होगा विधानसभा के विशेष सत्र में सरकार आरक्षण का क्या समाधान ढूंढ पाती है। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए दिलीप साहू की रिपोर्ट। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे कांग्रेस विधायक शिशुपाल सौरी, पूर्व विधायक बीजेपी श्रीचंद्र सुंदरानी और अध्यक्ष युवा प्रभाग सर्व आदिवासी समाज के सुभाष पर्ते जी। और अभी हमारे साथ सुभाष पर्ते जी जुड़े हैं। सुभाष जी, आपसे सवाल है कि आरक्षण पर कोर्ट के फैसले के बाद अब आपकी सरकार से क्या अपेक्षा है? जो फैसले आए 19 सितंबर से जी, तो पूरा सर्ववादी समाज इसमें आशंकित हो गया और बहुत मुश्किल से 12 साल के संघर्षों पे हमको 2000 से लेकर 2012 के बीच में बहुत सारे संघर्ष करने पड़े और ये बड़े मुश्किल से 32% हमारे अधिकार में मिला था, जिसमें हमको 12 साल हमको बहुत ज्यादा क्षति हुई और फिर हम उसी स्थिति में हम पहुंच गए हैं। तो आदिवासी समाज इसमें बहुत ज्यादा आशंकित है और इस परिस्थितियों से आने वाले भविष्य में, चूंकि आदिवासी समाज सबसे ज्यादा
नौकरी पे विश्वास करता है और व्यवसाय की तरफ उतना उनका रुख नहीं रहता है जी और नौकरी की तरफ ज्यादा भरोसा करते हैं। और अभी अंधकार दिख रहा है अभी युवाओं में, जी जो नए युवा है पढ़े लिखे निकले हुए हैं और कई पंच सरपंच से लेके और कई भी जहां लोगों में आशंका बढ़ गई है। तो हम सरकार से ही मांग करते हैं कि जब जो चलो स्वागत योग है कि आप 1-2 दिसंबर को विशेष सत्र बुला रहे हैं, इस पे हम अनुसूचित जनजाति विशेष आरक्षण विधेयक 2022 के रूप में चाहते हैं, जिससे हम सुनिश्चित हो जाए कि हमारा 32% आरक्षण इस पे हमें पुनः हासिल हो जाए। और अब इस पे आगे जैसे सर्ववादी समाज ने अपना रुख साफ कर दिया है कि जब तक के पूरे तरीके से शासन इस मामले को सेफ नहीं करती है तब तक हमारा आंदोलन रुकेगा नहीं, वो लगातार चलते रहेगा। जी बिल्कुल इस तरीके से जी हमारे साथ जी बोलिए आप। और हम आशंकित हैं कि इतना महत्वपूर्ण केस हाई कोर्ट में रहा और किसकी कमजोरी रही क्या रही, आज ये परिस्थिति पुनः हम उस जगह पे पहुंच गए। तो ये तो हम समझते हैं कि शासन की करनी और कथनी में बहुत अंतर है। आदिवासी समाज अपने आप में ठगा अपने आप को महसूस कर रहा है और इस परिस्थिति के कारण आज रोड पे आने पे हम मजबूर हो गए हैं। नहीं तो ये परिस्थिति नहीं होती। जो भी कॉन्फिडेंट डाटा है 10 साल इनके पास समय था, दोनों शासनों के पास समय था। अगर ये संजीदगी के साथ इस केस को लड़ते और अच्छे वकीलों को खड़े करके करते तो ये परिस्थिति आज निर्मित नहीं होती है, हमें हमारा ऐसा मानना है। इस कारणवश ये स्थिति निर्मित हो गई और सर्ववादी समाज को किसको दोषी मानते हैं आप सुभाष जी, आप किसको दोषी मानते हैं? देखिए ये दोनों शासनों की कमजोरियां हैं। ये किसी एक के ऊपर तो हम नहीं सोच सकते। दोनों शासनों ने इतने महत्वपूर्ण जैसे प्रमोशन में आरक्षण के मामला भी आज भी फंसा हुआ है और हम तो संख्यात्मक मामले पे हमारा अधिकार है 32%। हमारा कोई आर्थिक आधार पे तो नहीं है। ये हमारा मौलिक अधिकार छीना जा रहा है और ये नाकामी है गवर्नमेंट की। इस कारणवश ये स्थिति निर्मित हुई है और शासन को जल्द से जल्द इसको ठीक करने की कोशिश करना चाहिए, नहीं तो आक्रोश तो बढ़ ही रहा है। बिल्कुल। और हमारे साथ कांग्रेस विधायक शिशुपाल सौरी जी भी हैं साथ में बीजेपी के पूर्व विधायक भी हैं श्री चंद्र सुंदरानी जी। सबसे पहले सवाल ले लेते हैं कांग्रेस विधायक से। शिशुपाल जी, सवाल आपसे है कि आरक्षण पर फैसला रमन सरकार के समय लिया गया था, लेकिन अब ये कांग्रेस के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। विशेष सत्र में सरकार इस मुद्दे पर किस तरह से समाधान निकालेगी? इसके समाधान के 2 ही रास्ते हैं। एक तो हम इसको सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ हम स्थगन प्राप्त करें और वहां पे हम अच्छे वकील जो हमने लगाया है उनके माध्यम से वहां पूरी बात रखें। और दूसरा जो रास्ता है वो ये है कि हम विधानसभा में विशेष सत्र बुला के सभी पक्षों से राय मशविरा करके और जो क्वांटिफाइबल डेटा है उसके साथ और पूरे तैयारी के साथ ये जो बीजेपी ने आनंद फानंद में जो किया 2012 में और ये हमको बताना पड़ेगा कि विशेष परिस्थितियां हमारे यहाँ है, हमारी डेमोग्राफी इस तरह की है, यहाँ जातिवार इतने सारे लोग हैं जिनके हितों की रक्षा तभी हो सकती है जब इनको हम आरक्षित करेंगे। तो ये ना करके 50% से अगर ऊपर किए तो इसीलिए कोर्ट ने कहा कि ये असंवैधानिक है। बाकी जहां तक आदिवासियों के मामले हैं ये तो संवैधानिक अधिकार है, इसलिए हम कहते हैं कि आदिवासियों का जो मुद्दा है संवैधानिक है और इसका संवैधानिक ढंग से ही हल निकलेगा। और इसीलिए हम दोनों मोर्चे पे हम लोग काम कर रहे हैं। अभी तमिलनाडु सरकार ही एक ऐसी सरकार है जिसने 69% रखा है जो अभी तक चैलेंज नहीं हुआ है। चैलेंज इसलिए नहीं हुआ है कि उन्होंने संविधान की अनुसूची 9 में शामिल करने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया और वो राष्ट्रपति के माध्यम से संविधान संशोधन के माध्यम से
अनुसूची 9 में आ गया। तो इसी तरह की कार्रवाई के लिए हमारा एक दल जा रहा है, अलग अलग स्टेट में जा रहा है, जिसमें हमारे सर्व आदिवासी समाज के भी कुछ लोग हैं, अधिकारी कर्मचारी हैं हमारे। तो ये इस तरह का एक प्रयास जो है ये हो रहा है, और यही एक रास्ता है जहां अपन सभी को न्याय मिल सकता है। और जैसे मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर आप ये आदिवासियों का संवैधानिक हक है 32%, हम उसको देंगे जी। और इसीलिए अभी उन्होंने सारे भर्तियों को कुछ दिनों के लिए कह दिया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत जल्दी उसका निर्णय होगा, और 1 और 2 तारीख को दिसंबर में जो विशेष सत्र बुलाने की बात हुई है, बिल्कुल विशेष सत्र में भी हो जाएगा, और बहुत जल्दी हम राष्ट्रपति को राज्यपाल महोदय के माध्यम से भेजेंगे। जी बिल्कुल। शिशुपाल जी हमारे साथ पूर्व बीजेपी विधायक भी मौजूद हैं, श्री चंद्र सुंदरानी जी। सुंदरानी जी, आपसे सवाल है कि बीजेपी ने शीतकालीन सत्र को 10 दिनों की मांग की है ताकि सभी मुद्दे रखे जा सके। आरक्षण के अलावा और कौन कौन से मुद्दे जो हैं वो प्रमुख मानते हैं आप? देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं कविता जी। सिर्फ आरक्षण का एक मुद्दा तो महत्वपूर्ण मुद्दा है, और निश्चित रूप से 2 दिन का सत्र बुलाया, ये 10 दिन वही का सवाल है, सत्र उसके अलावा और तो कौन कौन से मुद्दे प्रमुख हैं? वैसे भी होता है। देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है, शराबबंदी का मुद्दा है, और जिस पे हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था का मुद्दा है, बहुत सारे विधायक इस पे लगातार बोल रहे हैं। ये सारे मुद्दों को लेकर 10 दिन की बात बहस करने के लिए अवसर मांगा है, और बढ़ाना चाहिए, 10 दिन का समय देना चाहिए। शीतकालीन सत्र वैसे भी होता है, और ये 2 दिन का होगा, उसके बाद फिर शीतकालीन सत्र भी बुलाना होगा इनको। तो 10 दिन का हम लोगों ने मांगा है कि 10 दिन के लिए बढ़ाया जाना चाहिए। और चूंकि ये मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, आदिवासियों के आरक्षण, अगर इतनी तत्परता, जैसे अभी मैं सूरी जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हम बड़े बड़े वकील लगा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी इसको चुनौती दे रहे हैं। अगर ये सब पहले किया होता तो शायद ये स्थिति निर्मित नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो आरक्षण लागू किया था अदालत के माध्यम से, जो कि लड़ाई ठीक से अदालत में कांग्रेस की सरकार ने लड़ी नहीं। आज इसका परिणाम सारे हम लोग भुगत रहे हैं। आज पूरा छत्तीसगढ़ परेशान है। कहीं न कहीं आदिवासियों का हक के साथ कुछ न कुछ कुठाराघात तो हुआ है। अगर ये पहले लड़ाई हाईकोर्ट में लड़ी जाती ढंग से तो शायद ये स्थिति निर्मित नहीं होती। लेकिन सुंदरानी जी, हमारे साथ सुभाष पड़ते जी भी हैं, जो कि आदिवासी समाज के अध्यक्ष है। उनका ये कहना है कि दोनों ही जो सरकार है वो कमजोर रही इस मामले में। जनता पार्टी ने तो आरक्षण दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने तो आरक्षण दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने ननकीराम कंवर जी की उपसमिति की सिफारिशों पर विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके लागू किया। लागू करने के बाद कुछ लोग अदालत में गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तब तक ये सब कुछ ठीक था। 4 साल कांग्रेस की सरकार रही, इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने लड़ाई नहीं लड़ी। अगर कांग्रेस ने ठीक से अगर हाईकोर्ट में पक्ष प्रस्तुत किया होता, सरकार ने अपना पक्ष ठीक से रखा होता, तो निश्चित रूप से मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि आज हम लोगों को ये जो आज परेशानियां हो रही है, या विशेष सत्र बुलाना पड़ रहा है, या सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं से राय ली जा रही है, अगर यही राय पहले लेकर अच्छे वकील लगाकर इस केस में लड़ा जाता ढंग से, तो मुझे लगता नहीं कि ये आरक्षण रद्द हो सकता था। सुभाष जी, क्या कुछ कहना आपका? सब राजनीतिक पार्टियां हैं, अपने अपने सिस्टम को सही बताते हैं। बाकी इसमें तो ठगा गया सिर्फ आदिवासी समाज है। और ये परिस्थिति शिशुपाल सूरी जी बहुत हमारे आदरणीय हैं, और उस समय 32% आरक्षण की लड़ाई में वो भी हमारे पहली पंक्ति के हमारे नेता थे, और आज पार्टी पे हैं। तो वो बहुत अच्छे से इस परिस्थिति को समझ रहे हैं, और आदिवासी समाज की मंशा को भी समझ रहे हैं। सिर्फ 32% आरक्षण का मामला नहीं है। स्थानीय जैसे संभागीय भर्तियां हैं, और जो स्थानीय भर्तियां हैं, इससे भी आदिवासी समाज वंचित हो गया है। 32% तो पूरा स्टेट लेवल पे था। जो हमारे ट्राइबल क्षेत्र थे वहां कहीं कहीं तो हमको 60, 70, 80,
प्रतिशत आरक्षण है, ये भी हमारे हाथ से निकल गया। तो शेड्यूल एरिया पे जो 100% हमारा आरक्षण था वो भी खत्म हो गया। और अभी मेडिकल काउंसिल में हमारे बहुत सारे बच्चों को बिना अवैधानिक तरीके से स्वास्थ्य विभाग ने आदेश निकाल के काउंसलिंग करा के हमारे बहुत सारे बच्चों के भविष्य को अंधकार में डाल दिया। बहुत सारे बच्चे वंचित हो गए काउंसलिंग सीट, मेडिकल सीट लेने में। तो इसकी जवाबदारी भी शासन को निर्धारित करनी पड़ेगी, किसकी जवाबदारी पे और किसके कहने पे ये हुआ। तो और स्थानीय आरक्षण भी हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बस्तर और सरगुजा आज इसमें बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं हमारे युवा। तो ये भी जॉब तो शासन को देना पड़ेगा जी। और इस सभी चीज पे चर्चा होनी चाहिए। अगर सत्र आता है, सत्र में इन सभी बातों पे, स्थानीय आरक्षण पे भी बात होनी चाहिए जी। और 32% तो मूल है ही है, उसके साथ प्रमोशन में आरक्षण भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उस पर भी चर्चा आनी चाहिए। बिल्कुल। शिशुपाल जी, आपसे सवाल है कि एक तरफ आदिवासी समुदाय की नाराजगी तो दूसरी ओर अनुसूचित जाति वर्ग को साधना सरकार के लिए एक चुनौती बन गया है। बातें हैं कि एक तो चाहे जिसकी भी गलती से हो, पर ये आदिवासी समाज को इसका दंश झेलना पड़ रहा है और हम इस पे पूरी तरह गंभीर हैं और कैसे जल्दी से जल्दी उनको न्याय दिला सकते हैं उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा आपने कहा कि दोनों समुदाय को साधना सरकार के लिए मुश्किल काम है जी। तो जब हम संवैधानिक मुद्दों पे बात करते हैं, मैंने पहले ही कहा, तो संवैधानिक मुद्दे पे जब बात होती है तो संवैधानिक रास्ते ही उसके लिए देखने पड़ते हैं। सर्वादिवासी समाज नाराज है, उनसे हम बात कर रहे हैं। अभी लगातार कई बार बातें हुई है, सीएम साहब ने भी उनसे बात की है और उन्हीं के कहने पे एक दल भी बना है जो अलग अलग स्टेट में जाके उन परिस्थितियों का अध्ययन करेंगी जिन परिस्थितियों के कारण वहाँ की सरकारों ने ये आरक्षण की सीमा को लांघा है। यही बात तो मैं कह रहा हूँ। मैं श्रीचंद सुंदरानी जी से मैं बहुत ही आदरणीय है, उनको मैं यही कह रहा हूँ कि अगर ये उस समय ये सावधानी बरती होती तो ये दिक्कत कहीं नहीं आता। पर अब जब मामला बिगड़ गया है तब ये कह रहे हैं कि हमने तो 32% दे दिया। और मैं सुंदरानी जी के नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि जिस समय 32% आरक्षण दिया गया था उसी महीने में ये रिट आ गए थे और आज तक 20 रिट लगे हैं अलग अलग समयों पे। तो ये और वो 7 साल तक सरकार में थे, उनके पास ज्यादा टाइम था, हमारे पास तो कम था। हमने तो क्वांटिफाइबल डेटा के लिए पटेल कमीशन हमारा बना हुआ है, पदोन्नति आरक्षण को लेके हमारा पिंगुआ कमेटी बना हुआ है, सबकी रिपोर्ट आ गए हैं। हमने पटेल कमीशन का रिपोर्ट नहीं आया था, हमने इसको कोर्ट से समय भी मांगा था। तो ये हमारे यहाँ हमारी जो कार्रवाई है बिल्कुल संविधान के मंशा के अनुसार चल रहा है। हमको ये सिद्ध करना होगा, अभी हम कोर्ट में चाहे जितने बड़े वकील लगा ले, पर अगर हम ये सिद्ध नहीं कर पाए कि ये परिस्थितियां क्या थी कि आपने 50% से ऊपर किया, तब तक हम लोग इसको अच्छे ढंग से बात नहीं रख पाएंगे। तो इसीलिए हमने कहा कि उन परिस्थितियों को हमको डेटा के बदौलत और अपने और जो रिपोर्ट्स हैं उनके माध्यम से हमको सिद्ध करना होगा। जी सुंदरानी जी, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया? देखिए कविता जी, जिस आदरणीय शिशुपाल सोरी जी वरिष्ठ नेता हैं और आदिवासी समाज का नेतृत्व करने वालों में से रहे हैं। 4 साल से सरकार में भी हैं और 4 साल सरकार में एक बड़ा पर्याप्त समय होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो फैसला आया नहीं, फैसला आया 4 साल बाद जब कांग्रेस की सरकार थी। 4 साल कांग्रेस की सरकार में क्यों नहीं संज्ञान लिया गया, ये आश्चर्य का विषय। और आज भी अगर सत्र बुलाने के लिए कविता जी मजबूर हुए तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रदेश व्यापी एक दबाव बनाया है, कहीं न कहीं आदिवासी समाज इनसे विचलित हो रहा है, इनसे दूर हो रहा है। या कह सकते हैं कि भानु प्रतापपुर का जो चुनाव है, उपचुनाव है, उसको दृष्टिगत रहते हुए मजबूरी में लिया गया फैसला है। कोई इन्होंने अच्छे मन से फैसला थोड़ी लिया है।
ये सत्र बुलाने का निर्णय भी एक मजबूरी में लिया हुआ निर्णय है, क्योंकि भानु प्रतापपुर इलेक्शन भी इनको सामने फेस करना है और आदिवासी समाज का जिस प्रकार से आक्रोश है और भारतीय जनता पार्टी और सर्व आदिवासी समाज लगातार इसका डट कर विरोध कर रहा है, तो कहीं ना कहीं भूपेश बघेल जी को अपनी सरकार, अपनी गद्दी हिलते नजर आ रही है, इसलिए मजबूर होकर इन्होंने सत्र बुलाया है। कहीं ना कहीं जो इसका असर है वो उपचुनाव में दिख सकता है। निश्चित रूप से उपचुनाव में बड़ा असर पड़ेगा। भानु प्रतापपुर विधानसभा चुनाव में इसका बड़ा असर होगा और भानु प्रताप नहीं, 2023 के इलेक्शन में भी इसका असर देखने को मिलेगा। उस समय ही हमने निर्णय लिया था, मुख्यमंत्री जी ने उसी समय कह दिया था कि ये जो भी संवैधानिक रास्ते हैं उस पर हम दृढ़ता से चलेंगे और उन्होंने कहा कि ये अधिकार उनको मिल के रहेगा, हम देंगे इसको। तो ये दृढ़ता हमारे जो गंभीरता जिनके पास होगी वही हम भी चाहते हैं अधिकार मिले आदरणीय सूरी जी, हम भी चाहते हैं कि आदिवासी समाज जहाँ पे सबसे बड़ा समाज है उनको उनका हक मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी यही चाहती है। दिसंबर को तब पता चलेगा कि कौन कितना उसका। अंतिम सवाल हम ले लेते हैं सुभाष जी से। सुभाष जी, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया, क्योंकि बीच में जो आदिवासी समाज जो है वो पिसा रहा है। अब आदिवासी समाज तो मैंने पहले ही बोला था कि इस पे पूरी तरीके से ठगा गया है और जिनके जल जंगल जमीन का उपयोग करके बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियां इतने विकास की हैं और जो इसे छत्तीसगढ़ में इतना राजस्व जो ट्राइबल क्षेत्रों से आता है और बड़े सही है और आदिवासी समाज कभी रोड पे नहीं आता है और बहुत मजबूरी हो जाए तब भाई आंदोलन का रुख तो अख्तियार करना पड़ेगा। और ये बहुत चिंतन का विषय है और बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियों के इस बारे में चिंतन मनन करना चाहिए। जो आदिवासी समाज इतना उग्र नहीं होता, क्यों उग्र हो रहा है। जी। हम लोग किसी दूसरे के अधिकारों पे डाका नहीं डालते, बाकी अपने अधिकारों को हम कैसे छोड़ सकते हैं। और अब का समाज पहले जैसे स्थिति नहीं रही कि किसी चीज को आसानी से मान ले। अपने हक अधिकार के लिए हर स्थिति पे, हर मोर्चे पे तैयार खड़ा है, हर मोर्चे पे अपनी बात रख सकता है और कोई भी शासन हमारी बातों को हल्के में ना ले। ये स्थिति आज प्रदेश में निर्मित हो गई है और जब हम तो गवर्नमेंट का सहयोगी हैं, जो भी गवर्नमेंट आता है आदिवासी समाज हमेशा। सुभाष जी, आपको क्या लगता है कि यदि आप लोग का हक नहीं मिलता है तो 2023 के चुनाव में इसका असर पड़ेगा? निश्चित ही। अगर आदमी किसी को चुनता क्यों है कि वो उनके कार्यों से अगर संतुष्ट है तब उनके साथ जाता है। अगर कहीं उसके हक अधिकार मारे जाएंगे तो निश्चित ही गवर्नमेंट आती जाती रहती है, कोई भी गवर्नमेंट आएगी जाएगी। जो अच्छा काम करेगा, जो लुभा सकता है, जो अपने काम से लोगों को, समाज को संतुष्ट कर सकता है, समाज उसके तरफ जाता है। आदिवासी समाज की नाराजगी की बात करें तो कौन सी सरकार से वो नाराज है? मैंने बताया ना, पहले ही बताया, दोनों सरकारों की कमजोरी रही है जिसके कारण आज ये स्थिति मिली। तो दोनों सरकार को सोचने की जरूरत है कहीं ना कहीं। जी, बिल्कुल सोचने की जरूरत है। और छत्तीसगढ़ में एक बहुल आदिवासी समाज निवासरत है और वो हमेशा शासन के ही ओर देखता है, शासन का कभी विरोध विपरीत परिस्थितियों में ही करता है। और आज स्थिति ऐसी बन गई है, इस कारण से समाज रोड पे है और आंदोलन के रूप पे है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। शिशुपाल जी आपका भी और श्रीचंद सुंदरानी जी आपका भी और सुभाष जी आपका भी। तो हमारे खास कार्यक्रम इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।